हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म्स, यानी कि वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम लॉ। कूलम्स लॉ को कूलम्स ने जो फोर्स के लिए इक्वेशन फार्मूला दिया था, अभी तक हमने उसका मैग्नीट्यूड देखा था। तो चूंकि फोर्स क्या होता है कि सदिश राशि होती है, तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि आगे वाले टॉपिक में जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे वो ज़्यादातर वेक्टर फॉर्म में बहुत आसानी से हल होंगे। ठीक है ना। हम वेक्टर फॉर्म में ही कुछ प्रॉब्लम ऐसी होंगी कि वहाँ पे फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में रख करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी तक तो हमने उसको एज ए मैग्नीट्यूड केवल पढ़ा है कि हमने देखा था कि ये जैसे एयर में, स्पेस में हमारा जो फोर्स था ये, तो ये क्या है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है ना। मतलब वेक्टर फॉर्म में नहीं है, दिशा नहीं है। तो चूंकि फोर्स एक सदिश राशि है तो उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है। तो हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो हम फोर्स की डायरेक्शन को जो स्थिति सदिश की डायरेक्शन के रूप में बताएंगे। ठीक है ना। तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे एक तीर लगाएंगे। तो चूंकि ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया, तो ये तो मैग्नीट्यूड बताता है, साथ में हमको एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा जो कि इसकी डायरेक्शन बताए। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जो है एक निर्देश तंत्र की बात करें तो जो कहने का मतलब है कि जो एक्स वाई जेड एक्सिस होती है 3 डायमेंशनल में, और ये ओरिजिन है, जैसे कि ये एक्स और ये वाई है, ये जेड है। और तो इसमें जो डायरेक्शन को आई जे कैप से बताया जाता है। इस डायरेक्शन में आई कैप, इसमें जे कैप, इसमें के कैप। ये यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं इनका मैग्नीट्यूड परिमाण एक होता है। ये सिर्फ इनका यहाँ पे गुणा कर देने से मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, ओनली केवल जो है डायरेक्शन बताने के लिए आते हैं। अब जैसे कि किसी वस्तु पे हम कहें कि 25 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है ना। कितने? 25 न्यूटन। तो 25 क्या हो गया, आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो हमें फोर्स को अगर हमें दिखाना है वेक्टर फॉर्म में, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ पे उसकी उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लगा के गुणा कर देंगे तो ये डायरेक्शन बताएंगे। आई क्या बता रहा है कि फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन में लगता है। अगर हम वही 25 जे कैप लिख देंगे तो वाई डायरेक्शन में लग रहा है ना। और वही हम 25 के कैप कर देंगे तो फोर्स जेड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है ना। तो हमें राशियों को वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाता है। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक होता है। वो केवल किसी भौतिक सदिश राशि, जो भौतिक राशि होती है, उसकी दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो हम कूलम लॉ जो है उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे बताएंगे, तो हेडिंग है कूलम के नियम का वेक्टर निरूपण, है ना। कूलम के नियम का मतलब कूलम फार्मूला जो था, सूत्र था ना, सदिश निरूपण कह सकते हैं, सदिश निरूपण, या कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक। तो हम ये जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो तो हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं, फ्री स्पेस में क्या होता है। ठीक। आर पता है कि 2 पॉइंट, जो 2 आवेशों के बीच की क्या है, दूरी। ठीक है ना। तो हम क्या है, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और एक यहाँ पॉइंट चार्ज है। मान लीजिए दोनों को प्लस चार्ज ले रहे हैं, ये Q2 है
और ये क्या है Q1, दोनों क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। इनके बीच की दूरी का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं R है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, ये एक फोर्स अनुभव करेगा इसके द्वारा। तो चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों में रिपल्शन होगा, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा लेकिन इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा लेकिन इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए इसका नोटेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि Q2 पर यानी इस पे फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, 1 के द्वारा। तो इसको हम लोग लिखे जाएंगे कि 2 पे फोर्स लग रहा है पहले आवेश के कारण, यानी फोर्स अप्लाई हो रहा है 2 पर ड्यू टू 1। और इसमें क्या है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो फोर्स 1 पे लग रहा है किसके कारण, ड्यू टू 2। और यहाँ पे तीर लगा देंगे। तो ये तो फोर्स जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड के ऊपर एक तीर लगा करके उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 3 तरह से हम वेक्टर फॉर्म में कूलाम के नियम को लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसके मैग्नीट्यूड में हम एक यूनिट वेक्टर से गुणा कर देंगे और यूनिट वेक्टर जो लेंगे वो स्थिति सदिश के फॉर्म में लेंगे। अब देखिए कि अगर इस पॉइंट का अगर हम इसको 2 ही मान लेते हैं और ये 1 है, ठीक है ना। 2 का अगर हम स्थिति सदिश मान लें, इसको मान लें वर्जिन है, ओरिजिन है, क्या है ये मूल बिंदु है। ठीक है ना। अब मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु 2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्थिति वेक्टर क्या है। तो देखिए 2 की डायरेक्शन 1 से अगर देखें तो किस डायरेक्शन में, इधर ना, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस दिशा में है। तो इसका पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो हम लिखेंगे दूसरे का पोजीशन पॉइंट 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष, डायरेक्शन किधर, इस साइड। 2 से 1 का मतलब हुआ हम यहां से किसको देख रहे हैं, 2 को। तो लिखने का हमारा तरीका है, अलग अलग किताबों में 1 2 भी करके लिखा जाता है कि हम 1 से 2 जा रहे हैं, लेकिन हम ज्यादातर बुकों में ऐसा लिखा जाता है। 2 का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, 1 के, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। यानी अगर हम यहाँ पे हैं और इस डायरेक्शन यहाँ इसको देख रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, तो पोजीशन वेक्टर 2 को क्या कहेंगे, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है, वो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी पॉइंट की स्थिति को बताता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष। पोजीशन वेक्टर जो होता है ये मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी पॉइंट, जैसे P है तो इसका स्थिति बताता है कि वो मूल बिंदु से कितनी दूर और किस डायरेक्शन में है। ठीक है ना। और ओरिजिन से यहां तक की दूरी को उसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है, किसका, स्थिति सदिश का। मूल बिंदु से यहां तक का जो दूरी होगा वो स्थिति सदिश जो होता है या पोजीशन वेक्टर जो होता है उसका परिमाण देता है। ठीक है ना। तो स्थिति सदिश क्या होता है, वो स्थिति को प्रदर्शित करता है किसी मूल बिंदु के सापेक्ष किसी पॉइंट का। ठीक है ना। ठीक। तो देखिए हम ये इस केस के लिए हमने इसको ओरिजिन माना, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्थिति सदिश क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या होगी, तो उसे हम इससे दिखाते हैं। और नोटेशन है कि 2 1, मतलब है कि 1 के सापेक्ष 2 का स्थिति सदिश। ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इसको लें, इसके रिस्पेक्ट में इसको लें तो क्या होगा, तो इसे हम कहेंगे कि 1 का स्थिति सदिश किसके रिस्पेक्ट में, 2 का। अगर हम यहाँ पे खड़े होकर के इस पॉइंट को देख रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, ए। ठीक। तो देखिए जो स्थिति सदिश की दिशा है वही तो फोर्स की दिशा है, इधर जो स्थिति सदिश की दिशा है वही तो फोर्स की दिशा है। तो कहने का मतलब दोनों की दिशा सेम है,
तो कहने का मतलब है कि फोर्स के मैग्नीट्यूड में इसके यूनिट वेक्टर से, ये जो डायरेक्शन बता रहा है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो हमें उसकी डायरेक्शन पता हो जाएगी, तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको लिखना चाहें पहले वाले फोर्स को, ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, यहाँ पे हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा, ठीक है, ठीक है। अभी इसको r स्क्वायर है, अब इसमें क्या करेंगे कि इसके यूनिट वेक्टर से गुणा कर देते, यूनिट वेक्टर को हम मान लेते हैं ये ले रहे हैं, और यूनिट वेक्टर के ऊपर एक कैप लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन है किधर है, इधर, इस फोर्स की भी डायरेक्शन क्या इधर है। तो कहने का मतलब ये यूनिट वेक्टर्स जो है ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है ना, किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। और ये क्या है, 1 2 का मतलब, ये 2 1 का मतलब होता है 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, ठीक है। ये नोटेशन है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम इसको, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में हो गया। जैसे हमने बताया था अभी फोर्स को कि 25 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 25 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, आई कैप उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जो उसकी डायरेक्शन बताता है, एक्स डायरेक्शन को आई कैप से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन को हम किससे दिखा रहे हैं, r21 कैप से, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने इसको इस तरह से, ये क्या हो गया, फोर्स जो है वेक्टर फॉर्म में हो गया। आर को आप, जो आर यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैग्नीट्यूड, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को दो पैरेलल लाइन के बीच में, जिसको मॉड कहते हैं, मॉड मतलब है कि मैग्नीट्यूड देता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2n ऐसे लगा के मॉड कर देंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, देखिए एक है। उसी तरह से हम इस वाली डायरेक्शन को लें तो 1 का पोजीशन हमें इसके रिस्पेक्ट में लेना होगा, तो डायरेक्शन इधर होगी, तो जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको 1 2 यहाँ पे वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये हो गया 1 2 कैप, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। अभी ये वेक्टर फॉर्म का पहला नोटेशन है, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म है ये। अब देखिए, अब यूनिट वेक्टर के डिफिनीशन से हम लोग चलते हैं इसका दूसरा फॉर्म लिखने के लिए। तो यूनिट वेक्टर की जो डिफिनीशन क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई वेक्टर ए है ना, या ये यूनिट वेक्टर है, कैसे मिलता है कि जब हम इस वेक्टर में, वेक्टर ए में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। कोई वेक्टर का हमें अगर एकांक वेक्टर उस डायरेक्शन में चाहिए, तो हम एकांक डायरेक्शन की डिफिनीशन क्या है कि उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दो, तो जो चीज बचेगी वो डायरेक्शन तो बचेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कट गया। सदिश का मतलब क्या हुआ, सदिश का मतलब होता है परिमाण और गुणे एकांक वेक्टर, यानी दिशा। दिशा जो एकांक वेक्टर से दिखाई जाती है, तो परिमाण मान लीजिए ए हो गया, और दिशा ए कैप से दिखाई जाती है, तो हमें वेक्टर ए मिलता है। तो चूंकि ए कैप चाहिए हमें, तो उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं लगाते हैं तो आप सीधे सीधे इसका तीर हटा दो और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर की डिफिनीशन से हम इसे और भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्म ये है कि आप क्या करिए कि R21 को क्या लिख सकते हैं, ये एकांक वेक्टर को, तो ये जो स्थिति सदिश वेक्टर है, इसमें इसके मैग्नीट्यूड से आप भाग देख सकते हैं, ठीक। तो बशर्ते जहां यहाँ पे ये चीज लिख दीजिए, तो एक दूसरा नोटेशन हो जाएगा, दूसरा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना।
तो क्या करिए, दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे, तो आप ये ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 1, ये तो है ही है हमारा, सॉरी ये स्क्वायर बनना चाहिए, सॉरी। और हमने R21 कैप को क्या लिख सकते हैं, इसका इस्तेमाल करिए, तो हम R21 वेक्टर और इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज देखिए, मैग्नीट्यूड है, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, वन टू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 1 2 का मैग्नीट्यूड। 1 2 का मतलब क्या हुआ, हम 1 की पोजीशन ज्ञात कर रहे हैं किसके सापेक्ष, 2 के, और 2 1 का मतलब हम 2 की पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी ओरिजिन या मूल बिंदु से किसी पॉइंट का स्थिति पता करना ही स्थिति सदिश होता है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मूल बिंदु से वहां तक की दूरी, यहां तक का विस्थापन जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। तो हम उसी नोटेशन को, जिसे को हम एकोंग वेक्टर मान करके इसमें अगर गुणा कर देते हैं, ये क्या बता रहा है, ये इसी की तो डायरेक्शन बता रहा है, तो हम एकांक वेक्टर से मैग्नीट्यूड में गुणा कर देते हैं तो वो किस में बदल जाता है, वेक्टर फॉर्म में बदल जाता है। और इस चीज को हमने कैसे निकाला, इसके इस वजह से निकाला डेफिनेशन से, क्योंकि एकांक वेक्टर जो होता है वो कैसे मिलता है, जब हम इसके वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एकांक वेक्टर मिलता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्म में इसको आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, दोनों ट्रू है। एक हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं जो ज्यादातर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा वेक्टर का आइडिया भी दे देंगे उसमें। चलिए अब देखिए थर्ड फॉर्म में कुछ वेक्टर का आइडिया आप जान लीजिए कि विस्थापन सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश, इसको अच्छे से जानना चाहिए, विस्थापन सदिश, ये दो चीजें अच्छे से आना चाहिए। देखिए स्थिति सदिश हमने भी बताया कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति सदिश कहलाता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है मूल बिंदु से वहां तक की दूरी, है ना। विस्थापन सदिश क्या होता है, स्थिति सदिशों के बीच के अंतर को, स्थिति सदिशों के बीच के विस्थापन को कह लीजिए, कोई विस्थापन सदिश कहा जाता है। लेकिन ये चीज होना चाहिए कि जो दो पॉइंट होंगे उनके स्थिति सदिशों के बीच के विस्थापन को या अंतर को हम विस्थापन सदिश कहते हैं, लेकिन वो दोनों पॉइंट एक ही मूल बिंदु के सापेक्ष लिए जाने चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा निर्देश तंत्र है, x y z, ये ओरिजिन है, हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक। और दो मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मूल बिंदु के सापेक्ष इस पॉइंट का स्थिति सदिश को हम मान लेते हैं R1 स्थिति सदिश, और इसको मान लेते हैं R2। दोनों में ये पॉइंट क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो आप चाहते थे यहाँ पे 0 0 लिख सकते थे, 0 के सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष 1 का 1, ठीक है ना। अब इनका जो है विस्थापन सदिश क्या होता है, तो ये दोनों स्थिति सदिशों का अंतर क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश, जिसको हम लोग डेल्टा R कह सकते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। विस्थापन सदिश क्या होता है, दो स्थिति सदिशों का अंतर या विस्थापन ही विस्थापन सदिश कहलाता है, ठीक है ना।
और एक चीज यहाँ पे होना चाहिए, वेक्टरों का जो जोड़ने का त्रिभुज विधि नियम है वो भी जानकारी होना चाहिए। देखिए वो भी क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है ये और एक दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड करना है तो क्या होता है कि इसका जो परिणामी होता है पहले वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर के शीर्ष तक जाता है। तो ये इस तरह से हम उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम आर भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये वेक्टरों के जोड़ने की त्रिभुज विधि है, ठीक है। क्या है? त्रिभुज विधि है। तो इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। परिणामी हमेशा कहाँ से जाता है? पहले वेक्टर के पूंछ से दूसरे वेक्टर के शीर्ष की ओर। अब हम क्या है कि इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश निकालना चाहते हैं। इसके सापेक्ष 1 के सापेक्ष 2 का, ठीक है ना। जो हम बताएंगे उसको क्या बताएंगे, हम उसको क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 का चाहिए 1 के सापेक्ष। जिसको आप चाहे तो हाँ यही लिख देते या डेल्टा आर यही, ठीक है ना। ठीक, यानी हम 1 के सापेक्ष 2 का स्थिति सदिश चाहते हैं या इसी को विस्थापन सदिश भी कह सकते हैं कि दो स्थिति सदिशों का अंतर ही विस्थापन सदिश कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ गए और यहाँ से फिर यहाँ आए और परिणामी हमारा यहाँ से यहाँ होता। देखिए यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ गए, परिणामी हमारा क्या है? पहले वेक्टर की पूंछ से ये दूसरे वेक्टर के शीर्ष की तरफ आता है। तो अगर हम त्रिभुजों का जोड़ का नियम लगाएं तो हमें क्या मिलता है कि r1 वेक्टर और प्लस r21, हम 2 1 का मतलब क्या है कि 1 से 2 की तरफ आ रहे हैं, ये ध्यान देना, 1 से 2 की तरफ। तो हमें इसका परिणामी मिलता है क्या? r2। क्या मिलता है? r2, ठीक है ना। अब यहां से देखिए अगर हमें r21 चाहिए तो वो इधर ले घटा सकते हैं। तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन सदिश। अब देखिए दोनों स्थिति मूल बिंदु के साथ दोनों स्थिति सदिशों का अंतर ही विस्थापन सदिश। ये यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये यहाँ पे विस्थापन सदिश का काम करेगा। r21 जिसको हमने डेल्टा r माना है, ये यहाँ पे किसका काम करेगा? विस्थापन सदिश, और जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर से इधर। ये 2 1 का बता रहा है इधर से इधर, तो इसकी विस्थापन सदिश यहाँ पे अगर मूल बिंदु देखे दोनों के लिए कॉमन है तो r21 क्या कहलाएगा? विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होता है। ये बता रहा है किसकी दिशा क्या है? 1 से 2 की तरफ है। उसी की तरह से अगर हम इसको उल्टा करें, यानी हमें अगर ये चाहिए 1 2 चाहिए तो क्या करना? हमें इधर से इधर जाना है, तो ये परिणामी बन जाएगा, है ना। तो ये परिणामी बन जाएगा तो ये बात उलट जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी, ठीक। इस केस में ये दोनों क्या है? विस्थापन सदिश, और ये दोनों क्या है? स्थिति सदिश। तो विस्थापन सदिश स्थिति सदिशों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है ना। और ये हमने ये कैसे लगाया? आप त्रिभुज का योग नियम जानते हैं। देखिए कि ये हमने लिया क्या? r21, मतलब हम 1 से 2 की तरफ हमें परिणामी चाहिए, मतलब ये डायरेक्शन में। तो देखिए ये वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर है, तो तीसरा इन दोनों का परिणामी कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। परिणामी हमने देखा ना, a में b को जोड़ना है तो क्या है? पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरे वेक्टर का पूंछ मिलाते हैं, परिणामी क्या होता है? पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर के शीर्ष। तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये ले, इन दोनों का परिणामी क्या होगा? पहले वेक्टर के पूंछ से दूसरे वेक्टर के शीर्ष तक को मिला देना। तो ये हमने किया, और फिर यहाँ से हमें r21 चाहिए, तो ये हो गया ना जी। तो अब ये हमें याद रखना है कि कहाँ से ये आया, ये हमको याद रखना है कहाँ से आया, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम चलते हैं, कूलॉम के नियम को वेक्टर फॉर्म में इस रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए
ये एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। 2 पॉइंट हैं 1 और 2 जिनके स्थिति सदिश ये R2 है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है ना। 1 से 2 की तरफ इसका विस्थापन सदिश हो जाएगा R21, ठीक है ना, R21, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, 2 से 1 की तरफ, तो ये होगा 1 2। और अभी हमने यहाँ पे निकाला है कि R21 मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 स्थिति सदिश, और 1 2 का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर 1 माइनस पोजीशन वेक्टर 2, है ना, 1 पॉइंट का 2 पॉइंट का। अब यहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमने Q1 चार्ज रखा है प्लस और यहाँ पे Q2 चार्ज रखा है, और उनका मैग्नीट्यूड या उनके बीच की जो दूरी का मैग्नीट्यूड क्या है ये मान लेते हैं, कोई दोनों में से मान लो, या R ही मान लेते हैं, ठीक है ना। R ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, इनके बीच की दूरी का परिमाण बताएगा, ठीक है ना, दूरी बताएगा, ठीक। तो ये वाला फोर्स इधर लगेगा जिसको हम लोग इस नाम से दिखाएंगे, और ये वाला फोर्स इधर लिखेगा जिसको हम लोग F12 कहेंगे। अब इस तरह से अगर हम वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखिए इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो इनके बीच की दूरी तो ही देगा, ये हो गया मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने क्या लिखा था पहले, R21 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड लिखा था कि नहीं यहाँ पे, ठीक। अब इसी चीज को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं तो कैसे बनेगा, मॉड लगा दीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इसको ये, और नीचे क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मॉड लगा करके आप इसको भी तब बदल सकते हैं उसी तरह से, वो आप भी R2 वेक्टर R1 पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर, इस तरह से कुछ लिख। अब इसका क्यूब भी बना सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर R1 मतलब पोजीशन वेक्टर क्यूब, यहाँ से आप ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए तो आप इसे R1 R2 यहाँ पे क्यूब कर देंगे, यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये दोनों क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है ना, दोनों पॉइंट किसके सापेक्ष है, मूल बिंदु के। अब ये अगर हमें इसे कहते हैं विस्थापन सदिश, तो विस्थापन सदिश जो होता है दोनों बिंदुओं का जो स्थिति सदिश का अंतर होता है विस्थापन सदिश होता है। तो हमें एक बार विस्थापन सदिश को इस यहाँ से इस डायरेक्शन में लेना है तो उसको R21 कहेंगे, और इस डायरेक्शन में लेना है तो R12 कहेंगे। और वेक्टर का नियम लगा करके हमने अभी ये निकाला कि कैसे होता है, तो इस तरह से एडिशन, वेक्टर एडिशन का नियम लगाए, ठीक है ना। एक वेक्टर इधर है दूसरा इधर है, तो इन दोनों का परिणामी ऐसे जाएगा। तो अभी हमने जोड़ा था ना यहाँ पे R वेक्टर फिर R21 बराबर R2, तो यहाँ से R21 चाहिए तो R2 माइनस R1, ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, विस्थापन वेक्टर, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। तो इस फॉर्म में ज्यादातर किताबों में मिलता है लिखा हुआ, ठीक। तो आप इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। अब कौन कैसे आया वो भी हमने आपको बता दिया कि वेक्टर का नियम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, तब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन ये वाली डायरेक्शन अगर देखा जाए
तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन उधर है, ठीक है ना। तो जब ये दोनों अगर लिखे जाएंगे तो मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं, लेकिन दिशा में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दिशा में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन ये माइनस क्या बता रहा है कि डायरेक्शन क्या होती है, इनकी विपरीत होती है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कि एक जो है वो पॉजिटिव है चार्ज और दूसरा मान लीजिए Q2 नेगेटिव है। ये वन पोजीशन है, दूसरी है मूल बिंदु के सापेक्ष है, कहीं पे मूल बिंदु होगा इधर। अब देखिए तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखिए ये इधर और एक इधर, इधर वाली क्या हो जाएगी, 1 पे 2 के कारण इधर हो जाएगी, और ये क्या है 2 पे 1 के कारण। लेकिन अब इसके सापेक्ष इसका अगर हम पोजीशन लेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर 1 के सापेक्ष 2 की डायरेक्शन इधर और 2 के सापेक्ष 1 की डायरेक्शन इधर होगी। तो मैग्नीट्यूड जो कि सेम रहेगा। एक चीज याद रखना, 2 1, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको आर भी मान सकते हैं। यहाँ हम जैसे लिखे हैं ना, मान लीजिए इसमें तो आप इस तरह लिखे जैसे यहाँ पे केवल आर भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स लिखें, मान लीजिए कोई फोर्स लिखें जैसे 1 2, जैसे 1 2 मतलब क्या है, इस पे 2 के कारण। लेकिन देखिए इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी और इसकी भी डायरेक्शन किधर है, 1 से 2 की, मतलब 2 पोजीशन ले रहे हैं, 1 के सापेक्ष 2 पोजीशन को ले रहे हैं स्थिति सदिश, तो उसकी डायरेक्शन क्या 2 1 कहलाएगी, यानी ये। तो देखिए Q2 माइनस है, इसको रखिए। अब इसे आप कुछ भी रखिए, 2 1 रखिए चाहे 1 2 रखिए, ठीक है 1 2 ही रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, इसकी डायरेक्शन, स्थिति सदिश की डायरेक्शन क्या होगी, 1 के सापेक्ष 2 की। फोर्स इधर है तो इसको हम मूल बिंदु अगर मान रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 2 की इसके सापेक्ष इधर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और उसी तरह से इसको हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे वो भी रहेगा ना, R21 का मैग्नीट्यूड भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो माइनस में है ही है, माइनस Q2, और यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लेंगे, इधर से इधर, ये फोर्स लिख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, स्थिति सदिश की, तो वो हो जाएगी 2 से 1 की तरफ, तो उसको लिखेंगे, हम 2 से 1 को देख रहे हैं ना, तो R12 लिखेंगे, और इसमें इसी का मैग्नीट्यूड से भाग देंगे तो क्या बताएगा, एकांक वेक्टर। लेकिन देखिए पहले वाला भी फार्मूला आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये इसको अगर हम चेंज करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बदल जाएगा, 1 2 हो जाएगा। देखिए 1 2, वहां पर भी देखिए यहाँ पे माइनस है, ये 2 1 है, लेकिन यहाँ 1 2 है, तो जब भी हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो एक माइनस लगाना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पहले वाला फार्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इससे इसके डायरेक्शन चेंज रखेंगे तो ये यहाँ पे माइनस जरूरी है लिखना। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस, ये अगर डिफरेंट है इसके नोटेशन से, तो इसका मतलब है कि 2 विपरीत टाइप के चार्ज है, 2 क्या है, विपरीत टाइप के चार्ज है, ठीक है ना। तो ये दोनों देख करके ये विपरीत टाइप के चार्ज है, तो इसका मतलब है वो अट्रैक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे माइनस। अगर देखो इसका प्लस लिखा, इसको अगर हम प्लस करें तो क्या करना होगा, यहाँ पे Q1 इसको प्लस कर दीजिए, ये तो है ही है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, 1 2 हो जाएगा, बस फिर वो पहले वाला फार्मूला आ गया, ठीक है ना। तो इसको तो हम चार्ज को चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि ये तो अदिश राशि होती है,
तो यहाँ पे हमने दोनों प्लस लिया था, तो फोर्स की डायरेक्शन और इसकी पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश की डायरेक्शन सेम थी। लेकिन जैसे ही हमने विपरीत टाइप का चार्ज लिया तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन कुछ और होगी, फोर्स की डायरेक्शन कुछ और होगी, ठीक है ना। यानी देखिए यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना, ये 1 2 फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन इसका नोटेशन क्या हो जाएगा 2 1, यानी कि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं इस फोर्स की दिशा में, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 से 2 की तरफ चल रहे हैं, इसका स्थिति सदिश हो जाएगा 2 1, लेकिन फोर्स रहेगा क्या 1 2, क्योंकि 1 पे 2 के कारण लग रहा है, 1 पे 2 तो ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। तो अगर इसको हम फिर से चेंज करें तो ये माइनस को क्या प्लस बनाएंगे तो ये उलट जाएगा, क्योंकि जैसे इसको उल्टेंगे यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ वेक्टर के रूल अप्लाई किए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्यों मैंने लिख दिया। आप यूनिट वेक्टर भी याद रखिएगा क्या होता है, इसके वेक्टर में इसी के मैग्नीट्यूड से भाग देना, ठीक है ना, ये भी चीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम जो इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे इसमें लगता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए इसको मिटा दिया जाए। जैसे वेव में आपने पढ़ा है कि मीडियम में कई वेव्स चल रही हैं, तो वेव एक दूसरे को बिना प्रभावित किए स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, यानी स्वतंत्र रूप से चलती हैं बिना एक दूसरे को इंटरफेयर किए। तो अगर वो जाकर के किसी एक पॉइंट पर अध्यारोपित होती हैं, मतलब कहने का मतलब है किसी एक पॉइंट पे विस्थापन उत्पन्न करती हैं, है ना, तो कई वेव्स जाकर के अगर कहीं एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसका परिणामी विस्थापन क्या होगा, वहाँ पे अगर कोई कण है तो उसका जो रिजल्टेंट और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग वेव जो है वहाँ पे कितना विस्थापन उत्पन्न करती है पार्टिकल में उस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो जो परिणामी विस्थापन होता है उन सभी विस्थापनों का सदिश योग होता है, ठीक है। मान लीजिए कि 3 वेव्स हैं और तीनों जाकर के अलग अलग विस्थापन उत्पन्न करती हैं, तो उस पर नेट विस्थापन कितना आएगा, तो अलग अलग जो विस्थापन है उनका सदिश योग ही नेट विस्थापन होगा। तो अध्यारोपण का मतलब होता है नेट प्रभाव निकालना, और वो सभी प्रभाव का सदिश योग होता है। सभी प्रभाव का क्या होता है, सदिश योग होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत तभी लग पाएगा जब जितनी भी वेव्स हैं सबका अस्तित्व स्वतंत्र हो, एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें। अगर वेव एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे तो आप इस प्रिंसिपल को नहीं लगा सकते। अध्यारोपण का मतलब होता है कि जितने भी प्रभाव किसी पॉइंट वस्तु पर हो रहे हैं, है ना, सभी प्रभावों का सदिश योग लिया जाता है, उसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। लेकिन सारे जितने भी प्रभाव हैं वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे वेव्स हैं किसी एक पॉइंट पर जाकर अध्यारोपित होने का मतलब है कि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना स्वतंत्र रूप से विचलित करते हैं। तो वही चीज चार्ज में भी पाया जाता है, तभी हम यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत लागू कर पाते हैं। चार्ज में क्या होता है कि जैसे दो चार्ज हैं Q1 और यहाँ पे Q2 है, इनके बीच फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। Q1 जो है इस पे मान लीजिए फोर्स लगा रहा है और Q2 भी इस पे फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए कोई चार्ज और आ गया Q3, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे भी लगाएगा, दोनों पे लगाएगा, ठीक है ना, दोनों पे लगाएगा। लेकिन एक चीज और है कि इनके बीच जो फोर्स लग रहे हैं इसके आने से ये प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे ये मान लीजिए 5 न्यूटन दोनों के बीच लग रहा है, तो इसके आने जाने से भी 5 न्यूटन ही लगेगा। इन दोनों के बीच का फोर्स किसी तीसरे चार्ज के आने से प्रभावित नहीं होता, किसी चौथे चार्ज के आने से, 5वें चार्ज के आने से प्रभावित नहीं होता है। यानी इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है
वही फोर्स लगता है। हाँ, एक चीज होता है कि अगर इन दोनों के वजह से इसका नेट प्रभाव बदल जाता है, इन दोनों के वजह से इस पे जो नेट फोर्स होता है वो बदल जाता है, लेकिन किसी दो चार्जों के बीच का फोर्स अप्रभावित रहता है। जब किन्हीं दो चार्जों, चाहे इनके बीच चाहे इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो बदलता नहीं है, ठीक है ना, अप्रभावित रहता है। लेकिन किसी एक पर किसी दो के कारण हमको लगाना है तो जाहिर सी बात है इसका नेट तो बदल जाएगा, क्योंकि ये इस पे ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, तो दो के बीच का फोर्स डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन किसी एक का के पर किसी दोनों के कारण जो नेट होगा वो डिस्टर्ब, और नेट हम तभी लगा सकते हैं जब इन दोनों के बीच का फोर्स अप्रभावित हो किसी तीसरे चौथे चार्ज। अगर प्रभावित हो जाएगा तो हम यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं लगा पाएंगे। तभी लगा पाएंगे जब दो चार्जों के बीच का फोर्स किसी तीसरे चार्ज के आ जाने से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि फोर्स ये इस पे लगा रहा है ना, 2 किस 1 पे लगा रहा है, तो कहने का मतलब फोर्स ये होगा, और Q3 1 पे लगा रहा है तो इसका फोर्स ये होगा। अब जो नेट, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर हमें नेट निकालना है तो इन दोनों का सदिश योग लेना, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो हमें अगर नेट फोर्स चाहिए F नेट किस पे, Q1 पे, तो इन दोनों आवेशों द्वारा इस पे अलग अलग कितना फोर्स लग रहा है उसका सदिश योग, उसका क्या है, सदिश योग। ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है ना। कि किसी एक चार्ज पे मल्टीपल चार्ज के कारण अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो वहाँ अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले वो देखेंगे कि इंडिविजुअल जो चार्ज हैं, अलग अलग चार्ज, उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो सभी चार्जों का अगर हमें नेट निकालना है तो सभी फोर्सों का क्या करिए, सदिश योग, मतलब सदिश रूप से जोड़ दीजिए, ठीक है ना, अदिश रूप नहीं, सदिश रूप से उनका योग कर दीजिए, तो हमें उस पर नेट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना, कि हम किसी चार्ज पे अन्य चार्ज के द्वारा नेट फोर्स निकालते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत लगा करके, और वो होता है सभी चार्जों का जो अलग अलग उस पर प्रभाव होता है फोर्स का, उनका सदिश योग। और ये तभी लागू होता है, ये शर्त होनी चाहिए कि दो चार्जों का बीच का फोर्स किसी तीसरे चार्ज के चौथे चार्ज के आ जाने से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे वेव के फॉर्म में था कि दो वेव स्वतंत्र रूप से चलती हैं एक दूसरे को बिना इंटरफेयर किए, तो वहां भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। इसमें लिखेंगे कि दो या दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में, दो या दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर बल ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत उपयोग में लाया जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत उपयोग में लाया जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत उपयोग में लाया जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों लाया जाता है? क्योंकि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। किसी अन्य आवेश की
उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है ना। ठीक, अतः इस पर क्या होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अतः इस पर जो है अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है ना। तो क्या होगा, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, कई बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला नेट बल, देखिए यही जो हम ये कह रहे हैं, ये अध्यारोपण का सिद्धांत इस तरह काम करता है। नेट को हम अलग अलग कितना प्रभाव बल डाल रहे हैं सबका सदिश योग ले लेंगे, लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब ये ऊपर वाली बात सही हो कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज के आने से प्रभावित न हो। तब अध्यारोपण का मतलब होता है किसी पॉइंट पर वही सदिश योग कर देना अलग अलग बलों का। तो लगने वाला जो नेट बल होता है अन्य आवेशों के कारण इस पर लगने वाले उस जिस बिंदु पर नेट पूछ रहा है उस पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है ना। सदिश योग के बराबर होता है। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करिए, इसको मिटा करके फिगर द्वारा हम इसको समझाते हैं। ठीक है, चलिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है Q1 और इधर बहुत सारे चार्ज हैं, मतलब Q2 है, इधर हमने ले लिया Q3 है, Q4 है, इस साइड में ले लिया Q5। ठीक है ना। सब पॉजिटिव चार्ज है। अब Q2 के कारण इस पे फोर्स लगेगा, तो ये लगेगा क्या, 1 पे लग रहा है 2 के कारण, है ना। 3 पे 1 पे लग रहा है 3 के कारण, ठीक है। 4 है तो 1 पे लग रहा है 4 के कारण, और यहाँ 5 है तो 1 पे लग रहा है 5 के कारण। ठीक। अब हम क्या है, इसके जो है पोजीशन वेक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए Q2 के सापेक्ष इसका अगर हम पोजीशन वेक्टर लें, अगर इनके बीच का जो स्थिति सदिश होगा तो इसको हम मान लेते हैं ये है, हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 बाद में आ रहा है 1 2, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 1 3,
और यहाँ पे हो जाएगा R14 और ये हो जाएगा R15। अब इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो इसका हम नेट या अभी हमने पढ़ा कि इसका सभी फोर्सों का सदिश योग होता है। 1 पे 2, 1 पे 3 के कारण, 1 पे 4 के कारण और 1 पे 5 का। अगर ये n चार्ज हो तो 1n हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम इसको सदिश योग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, अरे उसको इस तरह से अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। अगर 1 2 का मतलब क्या हुआ, ये जो है कॉमन रहेगा 1/4 पाई, ठीक है, साइलेंट नॉट। और ये चार्ज क्या है, Q1 Q2, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, R12, ठीक, क्यूब लिख दें। और यहाँ या तो पहले आप एकांक वेक्टर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 ऐसे, ठीक। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, Q3 Q1 और 13 मैग्नीट्यूड, और इसे एकांक वेक्टर ये क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है। 1 2 का मतलब क्या हुआ, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन हमने लिए, ठीक है ना। उसी तरह से और भी आगे वाला आ जाएगा, Q1 Q4 आ जाएगा, 1 4 1 4 का यूनिट वेक्टर प्लस Q1 Q5 R15 का यूनिट वेक्टर, ठीक। आप 3 फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, या तो आप फिर इसको हम बाकी वाला नहीं लिखेंगे, केवल ऐसे दिखा रहे हैं। ये देखिए कॉमन हो जाएगा, आप 1 2 केवल लिखिए, Q2 R2। अगर हम इसे क्यूब लिखते हैं तो ये वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा, एकांक वेक्टर से हटके ऐसे, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो यही मैग्नीट्यूड तो स्क्वायर है, एक और आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा, क्यूब। और दूसरा अगर हम लिखना चाहें तो Q1 Q3 R13, ये क्यूब कर देंगे, R13 ऐसे लिख देंगे, तो ऐसा आता जाएगा, ठीक है ना। या एक और लिखना चाहें, जो थर्ड फॉर्म हमने बताया था वो एक ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, F नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन रहेगा, Q1 Q2। तो ये हो जाएगा, हम किधर से किधर आ रहे हैं, ये 2 है, पोजीशन 2 है, मान लीजिए 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जब जिधर जाते हैं उसको पहले लिखते हैं, जिधर जाते हैं उसको पहले लिखते हैं ना। तो 1 यहाँ है, 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं, तो 1 वेक्टर और 2 वेक्टर, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे। बाकी इसी तरह से आता जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं विद्युत बल और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए समानता तो सब है ना, कि दोनों अध्यारोपण के नियम का पालन करते हैं। दोनों बलों द्वारा किया गया कार्य जो है दोनों संरक्षी बल होते हैं, ठीक है ना। दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम का फॉलो करते हैं, दोनों निर्वात में क्रियाशील होते हैं, ठीक है। ये 2 स्थिर आवेशों के बीच लगता है, ये 2 स्थिर द्रव्यमानों के बीच लगता है, ठीक ना। ये आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती,
ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ये भी करता है। तो अंतर क्या होता है? तो पहला अंतर ये है कि जो विद्युत बल होता है, ठीक है ना, वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। यह जो बल है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, ठीक है ना। इसीलिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसीलिए आवेश क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और यहां पे क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है, यह सदैव क्या होता है? आकर्षण का होता है। यह बल सदैव आकर्षण का होता है। तो इसीलिए क्या होता है? द्रव्यमान एक प्रकार का होता है, द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है, एक प्रकार का, केवल एक प्रकार का होता है, ठीक है ना। यह बल आवेशों के मध्य, यह बल क्या होता है? यहां पे लिख लेना है, अंतर है ये। यह बल आवेशों के मध्य, यह बल आवेशों के आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। और यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। द्रव्यमान कणों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये अधिक प्रबल होता है। यह बल अत्यधिक प्रबल बल होता है और यह दुर्बल होता है। बल विद्युत बल की अपेक्षा दुर्बल होता है, ठीक है ना। अब देखिए कितना कितना गुना ज्यादा होता है। जैसे अगर इसमें देखेंगे, इसमें और Fg की बात करें तो ये 10⁻43 गुना ज्यादा होता कब? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच हो, ठीक है ना। इस तरह से लिखिए इसको कि Fe जो होता है वो 10⁻43 गुना होता है Fg के मुकाबले। कब? जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच फोर्स हो। इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन के बीच फोर्स है तो Fe जो है 10⁻39 गुना ज्यादा होता है। और अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच हो तो ये 10⁻36 गुना ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो बहुत तीव्र फोर्स होता है, क्योंकि मास भी यहाँ बढ़ जाता है ना, क्योंकि ये बल मास पे डिपेंड करता है। मास यहाँ देखिए बढ़ गया, यहाँ कुछ बढ़ा, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन थे तो हल्के थे, मास कम था, तो इसलिए फोर्स, वो वाला फोर्स ज्यादा होता है, तो 43 गुना ज्यादा होता है। ऐसा कैलकुलेट करके निकाला गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मामूली 2-3 अंतर भी हैं, और कौन कितना किन किन के बीच अगर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स तो जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा होता है, लेकिन किन के बीच लगेगा तो कितना ज्यादा होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच अगर इलेक्ट्रिक फोर्स देखें और इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल देखें तो इतना गुना ज्यादा होता है ये, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो था कूलाम का वेक्टर रूप में कैसे लिखा जाए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, क्यों कैसे इस पे लागू होता है, क्यों लागू होता है, और हमने शार्ट में विद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल में थोड़ा सा डिफरेंस देखा, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और
अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।